आज जुम्मा भी और आज मार्जिन भी, आज पढ़ने वाला एक सफ़ा है। तो शहर के लोग भी जालिम समझते। तो अगर खुदा ना खास्ता कल का रिकैप हमने शुरू किया और आपको रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन ना आई, फिर रिलेटेड पार्टी तो आती है, वो नीचे वाले ना उसके 2-3 पॉइंट्स वो नीचे दी हुई से, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले 3 तरह की ऐसी इन्वेस्टमेंट हैं जो आपके नाम पे ना भी हो चल जाएगा काम। कौन सी? सर एक सीडीसी के, सीडीसी, ठीक है। सर एक अगर होल्डिंग कंपनी, आप होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर आप अपॉइंट करते हैं तो आपने 2 मिक्स किए हैं बड़े खूबसूरत तरीके से। सब्सिडी तो कहानी अच्छी जा रही थी, लेकिन ये मेजॉरिटी डायरेक्टर बताएं इतना उधर चले गए। दोबारा सोच लो, टाइम है हमारे पास। सब्सिडरी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने डायरेक्टर के नाम पे, ठीक है। आप सब्सिडी में इन्वेस्ट मत कराएं, किसी भी जगह इन्वेस्ट करा दें। सब्सिडी को किसी और पॉइंट के लिए बचा के रखिए। किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं और वहां अपना डायरेक्टर मुंतखब करने के लिए कुछ चाहिए होता है, किसी बंदे को अगर किसी और कंपनी में डायरेक्टर मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर चाहिए उस कंपनी में जिस कंपनी में आपने भेजा है। तो अगर वहां उसको अपने नाम पे चाहिए और नाम तो आपका इन्वेस्टमेंट पे, तो अब क्या करेंगे हम? तो उसके नाम पे अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट उतनी जितनी उसको डायरेक्टर बनाने के लिए काफी, हम उसके नाम पे कर देंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? सब्सिडरी वाला क्या था फिर? इससे अगला वाला था सब्सिडरी, इसके अलावा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की वो कहानी थी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से कम हो जाए तो आपने किसी भी अगर हमारी सब्सिडरी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे चली जाए, तो ऐसे में क्योंकि वो सब्सिडरी है तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें होना है। तो देन हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम किसी भी एम्प्लॉय को किसी को भी शेयर्स वगैरह थोड़े से उसके नाम पे नॉमिनेट करके और हम नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ा दें। ये 3 बातें एक दफा किबला जरा फ्लो में रिपीट कर रहे हैं। अगर इन्वेस्टरी कंपनी में अपना कोई डायरेक्टर अपॉइंट करती है और उसमें क्वालिफिकेशन शेयर चाहिए उन्हें, बिल्कुल, तो वो उसके नाम पे हम होल्ड कर सकते हैं। बेहतरीन होगा। और अगर सब्सिडरी कंपनी में अगर मेंबर्स कम हो जाते हैं मिनिमम से, तो होल्डिंग कंपनी जो है वो अपने कुछ नॉमिनीज के नाम पे मेंबर्स को जनरेट कर सकते हैं, मेंबर्स बना सकते हैं, उनके नाम पे रख सकते हैं। तीसरी एक छोटी सी एक्सेप्शन, सीडीसी के नाम। सीडीसी अगर इन्वेस्टमेंट हमारे नाम पे नहीं है तो क्या इसमें कोई डॉक्यूमेंट भी हमने अपने पास रखने का? एक रजिस्टरमेंट है, इसमें लिखना क्या है? इसमें वैल्यू, नेचर और वो सारी चीजें जो वो बता रहे हैं, मतलब हर वो चीज जिससे पहचान सके आपकी ये क्या इन्वेस्टमेंट है। यानी कि उसके शेयर नंबर, उसका कोई और रिकॉर्ड नंबर, कोई रसीद नंबर, कोई भी ऐसी चीज जिससे पहचाना जा सके कि ये क्या इन्वेस्टमेंट्स है। अच्छा, ये इस रजिस्टर को कोई देख भी सकता है? कौन? मेंबर्स इस रजिस्टर को देख सकते हैं कभी भी 2 घंटे के लिए, दिन में कम से कम 2 घंटे के लिए आप मेंबर्स के लिए अवेलेबल रखेंगे, वो देख सकते हैं। और इसके अलावा कोई और भी आदमी देख सकता है तो फीस पे किसी और ने देखना तो उसे पैसे देने होंगे। मेंबर देखेंगे तो मेंबर को देखना सही है। अच्छा, तो आपसे इसके अलावा अगर मेंबर्स कोई पार्ट या मेंबर उसमें से कोई एक्सट्रैक्ट लेना चाहेंगे, कोई कॉपी लेना चाहेंगे, उसकी ऑथेंटिक कॉपी लेना चाहेंगे, उस पूरे को लेना चाहेंगे, कुछ भी ऐसा चाहिए होगा तो मेंबर को पैसे देने पड़ेंगे। और 7 दिन के अंदर एप्लीकेशन के 7 दिन के अंदर कंपनी बाउंड होगी उनको वो चीज देने में। ठीक है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी का कोई सवाल? सर ये जो रजिस्टर हम बनाएंगे वो सिर्फ उसमें वही शेयर होंगे जो हमने, हाँ, उसमें सिर्फ हम उन रजिस्टर शेयर्स का जिक्र कर रहे हैं जो हमारे अलावा किसी और के नाम पे, यानी ये सारे शेयर्स का रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ उतनों का रिकॉर्ड है जो जिसमें ये वाला रूल अप्लाई हुआ है, जिसमें थे हमारे बट रखे किसी और के नाम पे, ताकि हमारे तमाम मेंबर्स को पता हो कि कौन कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो भले नाम किसी और की है लेकिन कहलाती कंपनी की है कंपनी की। क्लियर? फिर गए थे रिलेटेड पार्टी की तरफ। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन के कोई से 8 पॉइंट्स। सर ये दूसरा डायरेक्टर या उसके रिलेटिव्स, डायरेक्टर या उसके रिलेटिव में कौन आता है? लीनियंट असेंडेंट्स, लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट्स, सन और स्पाउस। ठीक है, सन तो ऑटोमेटिकली उसमें आ गया ना, डिसेंडेंट में आ गया, तो डिसेंडेंट असेंडेंट हो गए। अब इर्द गिर्द वाले लोगों को देखना है।
सिबलिंग्स, स्पाउस, सारे पूरे हो जाते हैं। भाई मियाँ बीवी हो गए, उनके बहन भाई हो गए, और उसके अलावा ऊपर वाले सारे हो गए, नीचे वाले सारे हो गए। उसके बाद की मैनेजमेंट पर्सनल और उनके रिलेटिव्स। ठीक है। एक ऐसी फर्म जिसमें हमारा डायरेक्ट पार्टनर हो, ऐसी फर्म जिसमें हमारा डायरेक्टर या हमारा मैनेजर जो की मैनेजर है वो पार्टनर हो। वो प्राइवेट कंपनी जिसमें जैसा हमारा प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारा डायरेक्टर या मैनेजर या तो डायरेक्टर हो या मेंबर हो। ठीक है। फिर पब्लिक कंपनी जिसमें हमारे डायरेक्टर हमारा डायरेक्टर या मेंबर डायरेक्टर हो या होल्डर कलेक्टिवली या अपने रिश्तेदारों के साथ मिलके शेयर्स होल्ड करता हो। फिर ऐसा पर्सन जिस चीफ एग्जीक्यूटिव दूसरी कंपनी का एक ही मैनेजमेंट जो कि हमारे डायरेक्टर्स के कहने पे दे आर अकस्टम्ड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ, वो बंदा जो हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर है उसके कहने पे जो चलने वाले लोग हैं वो इतारे। और फिर जैसा ऐसा पर्सन जिसकी डायरेक्शन पे जिसकी डायरेक्शन और एडवाइस पे हमारे डायरेक्टर्स और मैनेजर्स वगैरह जो की मैनेजर्स हैं वो ऑपरेट करते हैं। गुड। हमारी होल्डिंग कंपनी, हमारी सब्सिडियरी या एसोसिएट कंपनी या एसोसिएट, ये हो गया। उसके अलावा भी सिस्टर कंपनीज यानी कि हमारी होल्डिंग की बाकी सब्सिडियरीज। ठीक हो गया। और छाले भाई ने सारी चीजें, तो वो कहने का मतलब है कि ये वाली डेफिनेशन ऐसी है कि पेपर में भूल भी जाए तो भी आधी तो बंदा कच्चा पक्का करके लिख सकता है। ये उतनी तकलीफ नहीं है जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह की डेफिनेशन थी या एसोसिएट की डेफिनेशन थी। तो ये थोड़ा सा इसमें इंसानी ज़बान है तो थोड़ा सा समझ आ जाता है कि कौन कौन से करीबी। इस डेफिनेशन में कोई सवाल सब समझ आ रहे हैं? सर ये जो अलोंग भी थे ये मतलब जॉइंटली, हाँ जॉइंटली होगा कि हाँ, मतलब अलोंग कहने का मतलब है कि अकेले को काउंट ना करें, उसको रिश्तेदारों समेत काउंट करें। आप अकेले कर लें या इसके रिश्तेदार कर लें या ये दोनों मिलजुल के कर लें। कहने का मतलब है कि उनकी भी आपके अंडर काउंटिंग होगी। जी सर ये जो लिखा है सब्सिडियरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू व्हिच इट इज आल्सो सब्सिडियरीज का, ठीक है। ऐसी होल्डिंग कंपनी की कोई और सब्सिडियरी जिसकी आप सब्सिडियरी हैं। डेफिनेशन थी, अदरवाइज मैं इस जुमले को जरूर सीधा करता, लेकिन चूंकि डेफिनेशन है तो इसलिए हम मजबूर है कि हम उन्हीं अल्फाज में चलें जैसे अल्फाज में लोगों ने बताया। अदरवाइज सब्सिडियरी कंपनी ऑफ आवर होल्डिंग कंपनी, ये आसान लफ्ज है। हमारी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडियरी एनी अदर सब्सिडियरी, कोई भी और सब्सिडियरी, होल्डिंग की जितनी भी सब्सिडी हैं सब आपस में। हाँ, अब अगेन होल्डिंग की सब्सिडीज वैसे भी एसोसिएट होती हैं आपस में, तो ये वाली डेफिनेशन ना भी देते तो भी बात बन जाती, लेकिन बहरहाल उन्होंने खास तौर पर बताया। अब रिलेटेड पार्टी जब होंगी तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये सेक्शन जिस ट्रांजैक्शन पे अप्लाई करता है वो नॉन आर्म्स लेंथ है। नॉन आर्म्स लेंथ मतलब इक्विवेलेंट मार्केट टर्म्स पे नहीं है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा झुकाव है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं फेयर आपने कुछ फेयरनेस दिखाई है, कुछ फेवर दिखाई है, कुछ बाइसिज्म दिखाया है। ठीक है, क्या होना चाहिए ट्रांजैक्शन, मतलब ये इस तरह की ट्रांजैक्शंस जो है इसके बारे में क्या करना है हमने? ऐसी ट्रांजैक्शंस को फौरन से प्रूफ कर देना है कि किस मुताबिक होनी चाहिए ट्रांजैक्शन? एक पॉलिसी होनी चाहिए, बोर्ड की एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें ये लिखा हुआ हो कि इन लोगों के साथ ट्रांजैक्शन कैसे हो सकती है, इनको की पोजीशंस पे कैसे अपॉइंट किया जा सकता है, इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कैसे दिया जा सकता है। यानी देयर मस्ट बी अ रिटन कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी जो बोर्ड ने बनाई हुई हो, जिसमें तमाम रूल्स बताए हुए हो कि इन लोगों से जब भी हम लोगों ने ऐसी ट्रांजैक्शंस करनी है जो अदर देन आर्म्स लेंथ है तो उसके क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, क्या निजाम होगा, क्या सिस्टम होगा। तो सबसे पहले तो ये चीज डिफाइन करनी जरूरी है। अब इनके साथ कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जिसमें मेजॉरिटी डायरेक्ट इंटरेस्टेड हो, फिर क्या होगा? उसके अलावा इसके मजीद रूल्स क्या है? 90 दिन के अंदर अंदर अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन बगैर अप्रूवल के मेंबर्स वगैरह की रेटिफिकेशन जरूरी है, नहीं होगी तो क्या होगा? वो कंपनी के ऑप्शन पे वाइडेबल होगी, कंपनी चाहे तो उसे कैंसिल कर दे और अगेन जुर्माने शुर्माने तो वो अलावा है। उसके अलावा रिलेटेड पार्टी पर्टिकुलर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड क्या क्या रिकॉर्ड रखना है, क्या क्या चीजें, वो भी हमें एससीसीपी बता सकता है। कोई लॉस होता है तो डायरेक्टर इंडेमनिफाई, अगर कोई लॉस वगैरह होता है तो वो डायरेक्टर जिसकी वजह से वो सारा मामला हुआ है वो इंडेमनिफाई करेगा। डायरेक्टर रिपोर्ट में बताया जाएगा ऐसी तमाम ट्रांजैक्शंस के बारे में। फाइन पेनल्टी, ठीक है, इस पे जुर्म वगैरह पे फाइन पड़ेगा, पेनल्टी पड़ेगी, दोनों चीजें भी पड़ सकती हैं। पेनल्टी कितनी है? 5 मिलियन।
हाँ एटलीस्ट 5 मिलियन, और वो कितना है 3 years 3 साल, ठीक है, और दोनों बोथ भी हो सकता है। ये लिस्टेड कंपनी में, बाकी में क्या लेवल, ठीक, छोटी छोटी बहुत सारी बातें। कोई सवाल? जी भाई आप कहे थे कि उस लिखावट में कोई जुमला अजीब सा है। Yes, sir. So ये where majority of directors are interested in any of the above transaction. ठीक है, The matter shall be placed before the general meeting for approval. और सर ये every such contract or arrangement shall be referred to in director's report along with the. हाँ, ऐसा हर कॉन्ट्रैक्ट जो ऊपर तस्करा हो रहा है, ऐसा हर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई भी अरेंजमेंट जो है वो डायरेक्टर रिपोर्ट में दिखाया जाएगा, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में लिखा जाएगा। जब मेंबर्स को डायरेक्टर रिपोर्ट मिलेगी तो उसमें ऐसे रिलेटेड पार्टी जितनी ट्रांजैक्शन है वो भी नजर आ रही होंगी। जब मेंबर्स को हम कहते हैं ना आओ तुम लोगों ने अकाउंट्स अप्रूव करने हैं, तो सिर्फ अकाउंट्स नहीं होते, 3 चीजें अप्रूव करनी होती हैं, अकाउंट्स, ऑडिटर की रिपोर्ट, डायरेक्टर की रिपोर्ट। तो ये अप्रूवल ऑफ एनुअल रिपोर्ट होती है। एनुअल रिपोर्ट में ये 3 डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो जब आते हैं तो जब वो आके टेक्निकली जब मेंबर्स ने आके डायरेक्टर रिपोर्ट पे कोई एतराज नहीं किया ना, तो इट शैल बी डीम्ड कि तमाम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पे मेंबर्स खुश। ये ना एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट धोखा होता है मेंबर्स के साथ। कंपनी लॉ ने जगह जगह लिखा हुआ है ये चीज मेंबर्स अप्रूव करवाओ, चीफ एग्जीक्यूटिव के टर्म्स मेंबर्स अप्रूव कराओ, फलाना चीज मेंबर्स अप्रूव कराओ। तो ये क्या करते हैं अपने अकाउंट्स और अपने डायरेक्टर रिपोर्ट में हर चीज लिख के मेंबर से कहते हैं आपने अकाउंट्स अप्रूव कर दें। उन गरीबों को पता ही नहीं होता अकाउंट्स अप्रूव करने का मतलब क्या है। अकाउंट्स अप्रूव करने का मतलब है कि अकाउंट्स के सारे डिस्क्लोजर्स उन्होंने अप्रूव कर दिए, तो सारी रिलेटेड पार्टीज भी अप्रूव कर दी, उनकी सारी ट्रांजैक्शंस भी अप्रूव कर दी, चीफ एग्जीक्यूटिव की तनख्वाह भी अप्रूव कर दी, डायरेक्टर्स की सैलरीज भी अप्रूव कर दी, सब कुछ अप्रूव कर दिया और बेचारों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने अप्रूव किया। तो ये एक बड़ा बहुत हैवी कॉर्पोरेट धोखा है और शेयर होल्डर्स को नहीं पता कि अकाउंट्स की अप्रूवल से एक्चुअल में क्या मुराद है। एक्चुअल में मुराद है उसमें मौजूद हर चीज की अप्रूवल। तो बहुत सारी जगह जहां हम कहते हैं ना ये चीज मेंबर्स की अप्रूवल से होगी, तो ऐसा नहीं होता कि हम बार बार उनकी मीटिंग बुलाते रहे। हम साल के एंड पे एनुअल अकाउंट्स के वक्त हर चीज ही अकाउंट्स में डाल देते हैं और उसको ओके कर देते हैं। तो सर रिस्पांसिबिलिटी इसका मेंशन तो होती है हाँ, अब अगेन वही बात है कि आप जरूर उन्हें बताते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो वो सारी रिपोर्टें पूरी पढ़ेंगे? लोग छोड़े, इस कमरे में कितने लोग हैं जिन्होंने कोई एनुअल रिपोर्ट पूरी पढ़ी है? कोई ना। कहने का मतलब है कि मतलब मैं बहुत सोचूं तो मुझे अपने अलावा और कोई ऐसा नहीं नजर आएगा। जबकि आप लोग कौन है? आप लोग इसी फील्ड के लोग तो हैं। आप लोगों के मतलब वो रिपोर्टें आप लोगों को तो खुश्क लगती हैं, आपकी तो फील्ड है, आपके सिलेबस में डायरेक्टर बोर्ड के कंटेंट है, अकाउंट्स आप पढ़ रहे होते हैं, आपके टीचर आपसे कहते हैं बच्चों डिस्क्लोजर आपको पता होने चाहिए, किसी कंपनी के अकाउंट जरूर देख लिया करो। वो जिनको सबसे ज्यादा जिनका कनेक्शन है जिन डॉक्यूमेंट से, वो तक उनको नहीं पढ़ना चाहते, तो आम शेयर होल्डर कहाँ पढ़ेंगे? कहाँ एक एक लाइन को पढ़ेंगे? कहाँ हर चीज के ऊपर बहुत गौर करेंगे? तो ऐसे में इतने बड़े अकाउंट्स को देख के वैसे ही हर कोई परेशान हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा 2-3 सफे देख के उसके बाद आगे वाले सफे तो देखता भी कोई नहीं है। इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। हाँ, अब वही बात है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। इसीलिए फिर और जब आप ऑडिट में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑडिटर कई दफा कुछ चीजें खुद हाईलाइट करता है कि यार वो वाले एरिया जरा जाके देखो, वो बड़े काम की बात है। हाँ, तो फिर ऑडिटर जो है उसकी रिपोर्ट जरा पढ़ी जा रही होती है, क्योंकि वो दो एक सफे की होती है, बाकी अकाउंट्स होते हैं 57-58 सफे के। तो नॉर्मली लोग जो है वो ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो फिर ऑडिटर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो शेयर होल्डर्स को बताए कि तुम लोगों के लिए क्या चीज जरूरी है। जी, रिलेटेड पार्टी से सर ये जो वॉइडेबल वाली लाइन है 90 डेज, ठीक है। देखें, वॉइडेबल का मतलब हमें पता है कि वो वॉइड भी हो सकता है, वो वैलिड भी हो सकता है, कंपनी डिसाइड करेगी। अब एक ट्रांजैक्शन हुई और वो उस तरह से नहीं हुई, मतलब ट्रांजैक्शन हो गई अचानक से हंगामी बुनियादों पे, चलो हम कहते हैं एकदम से ट्रांजैक्शन हो गई थी, कोई बात नहीं, मौके की मुनासिबत थी, आपने कर दी। अब उसको बोर्ड या मेंबर्स के सामने रखो 90 दिन के अंदर और उस पर उनसे रेटिफिकेशन लो। मतलब उनसे कोई ट्रांजैक्शन हो गई थी लेकिन आपसे अप्रूवल जरूरी थी, उस वक्त हमने कर दिया, आप इसको देख लें, आप इसको अप्रूव कर दें। अगर नहीं करेंगे तो फिर बोर्ड के पास ऑप्शन है कि वो उसको रिवर्स कर सकते हैं। एक मतलब पूरा मतलब फिर वो ओके भी तो कर ही सकते हैं ना ऑलरेडी। ओके कर सकते हैं, हाँ ओके कर सकते हैं, इसीलिए तो वर्डेबल का है हमने। मतलब ये लाइन अजीब सी है। लाइन अजीब सी है, लाइन देखते हैं। Where any contract or arrangement is entered into without obtaining consent as aforesaid, वो जो ऊपर तरीका बताया था ना कि बोर्ड की अप्रूवल हो, मेंबर्स की अप्रूवल हो। फर्स्ट करें एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो ऊपर वाली डेफिनेशन में फॉल करती थी लेकिन उस तरह से अप्रूवल नहीं ली जा सकी, मजबूरी बन गई होगी। तो फिर
इजाजत ली नहीं जा सकी एंड और उसके बाद भी इज नॉट रेटिफाइड बाय बोर्ड या शेयर होल्डर विद इन 90 डेज। भाई शुरू में असूल क्या है कि पहले इजाजत लो फिर ट्रांजैक्शन करो, नहीं ले सके अचानक से करनी पड़ गई, अचानक से करनी पड़ गई तो दूसरा ऑप्शन क्या है 90 दिनों के अंदर अंदर बोर्ड या शेयर होल्डर्स उसको रेटिफाई करवा लो। अब आपने शुरू में इजाजत भी नहीं दी, रेटिफाई भी नहीं किया 90 दिनों के अंदर अंदर, तो फिर इट शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बोर्ड। अब बोर्ड की मर्जी है कि अगर वो चाहें तो इसको ओके करें, चाहे तो 90 दिन गुजरने के बाद भी बोर्ड चाहे तो उसको प्रूव कर सकता है, लेकिन अगर बोर्ड ने कह दिया है कि चूंकि आपने अप्रूवल नहीं ली इसको खत्म करें तो फिर खत्म करनी पड़ेगी। बोर्ड से मुराद वो कंपनी बोर्ड कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जी, रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड कोई सवाल? सब क्लियर है? यस पक्का? चलिए चैप्टर पे आखिरी हमला करें। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक कॉन्सेप्ट है, ये इंटरेस्ट वो सूद वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट है मफाद वाला, कनेक्शन वाला, कोई ताल्लुक वाला। कंपनी की कोई ट्रांजैक्शन है और कंपनी की ट्रांजैक्शन में कंपनी के डायरेक्टर्स या अदर ऑफिसर्स में कोई इंटरेस्टेड है। फिलहाल पहले डायरेक्टर्स की बात करते हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स का कोई ताल्लुक है कंपनी की किसी बड़ी ट्रांजैक्शन के अंदर। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूं, जैसे डायरेक्टर के भाई ने एक कंपनी बनाई हुई है, हम लोगों ने कुछ माल खरीदना था और वो माल हम किसी से भी खरीद सकते थे, डायरेक्टर ने कहा छोड़े एक काम करें मेरे भाई की कंपनी से खरीद लें। अब ऐसे में डायरेक्टर के भाई की कंपनी से खरीदने में डायरेक्टर का अपना इंटरेस्ट होगा। क्या इंटरेस्ट होगा? कमीशन वगैरह मिलेगा। ये हो सकता है वो चाहता हो कि मेरा भाई का बिजनेस डेवलप हो जाए, बहुत सारे मकासद हो सकते हैं। ज्यादातर गुमान ये है कि हम कमर्शियल दुनिया में रहते हैं तो हम कहेंगे कि वो उसने भाई से कहा होगा मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दूंगा, मुझे कमीशन दे देना। फ्रॉड भी कर सकते हैं, फ्रॉड भी हो सकता है मिलजुल के। अब ऐसे में डायरेक्टर ने कहा कि जी मैं अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दिलवाऊंगा और उसने भाई को अगर दिलवा दिया तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर की नीयत खराब थी और वो कुछ गड़बड़ कर सकता है। लेकिन हो सकता है डायरेक्टर का भाई वो चीज सबसे अच्छे तरीके से सप्लाई करे, इस चीज का ख्याल करके कि मेरा भाई उस कंपनी में डायरेक्टर है, इसका इमेज खराब होगा। तो हो सकता है अगर हम डायरेक्टर के भाई से वो चीज खरीदें तो वो बेस्ट रेट में हमें बेस्ट चीज प्रोवाइड करे जो कोई और उस तरह से ना कर पाता। तो अब तो मुझे लग रहा है कि डायरेक्टर के भाई के साथ ट्रांजैक्शन करना तो नई बात है, बड़ी अच्छी बात है। बात ये है कि हो सकता है वो फेवर भी ज्यादा दे दे, मार्केट हमें क्यों फेवर देगी? डायरेक्टर का भाई शायद सस्ता रेट दे दे, शायद अच्छी क्वालिटी की चीज सस्ते रेट में दे दे, तो किसी अपने से ट्रांजैक्शन करने में मुझे बुराई से ज्यादा तो अच्छाई लगेगी। हर केस में तो नहीं होगा, हर केस में ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है कि कभी अच्छाई भी हो सकती है, कभी बुराई भी हो सकती है। एक डाउटफुल सी चीज है, एक सेंसिटिव सी चीज है। तो इसमें कंपनी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जब वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो जिस बंदे से कर रहे हैं वो एक डायरेक्टर कर रहे हैं। अगर कंपनी को अच्छी से पता है और कंपनी उसके बावजूद भी उसको कॉन्ट्रैक्ट दे इस डायरेक्टर से पूछे बगैर, ऐसे कहें तुम साइड पे हो जो हम लोग आपस में बैठ के तय करेंगे, तो उससे काफी हद तक मसला हल हो जाएगा। वरना ये होगा कि फॉर एग्जांपल डायरेक्टर का मेरे भाई को कॉन्ट्रैक्ट मिले, पहले तो 2 महीने तक शक करते रहेंगे क्यों कहा इसने मेरे भाई को कॉन्ट्रैक्ट दो, इसकी अपनी नीयत खराब होगी। अच्छा बाहर जब मार्केट से महंगा रेट मिलेगा तो मजबूरन लेंगे भी उसके भाई से चीज, जब भाई से चीज लेंगे और उस चीज में कल को खराबी निकल आई तो डायरेक्टर को ही सुनाते रहेंगे तुम्हारे भाई से चीज ली थी तुमने तो हमें डुबो दिया, बर्बाद कर दिया। तो डायरेक्टर ना एक बड़ी पेचीदा सी सिचुएशन में आ जाता है। अगर वो अपने किसी कंसर्न से या उसका डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट किसी मामले में हो तो ऐसे में कहानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है डायरेक्टर के लिए। लोग डायरेक्टर पे दोनों सूरतों में शक करते हैं। काम अच्छा हो तो शक करते हैं कि इसका कोई पैसे का मामला होगा, और काम बुरा हो। ये ऐसे ही है जैसे कंपनी वाले एक गाड़ी लेना चाह रहे हो और डायरेक्टर का यार एक काम कर ले, गाड़ी ले ले मैं आपको सस्ती दे दूंगा। अब फौरन से लोगों के ध्यान में वो शक आएगा कि नहीं डायरेक्टर का अपना मफाद होगा, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है डायरेक्टर ने वाकई वो गाड़ी सस्ती में कंपनी को दे देनी हो, कंपनी से लॉयल्टी की बुनियाद पे, तो डायरेक्टर कंपनी को गाड़ी देने की बात करे तो भी मुजरिम बने। और अगर कंपनी अपने मफाद को सोचते हुए वो गाड़ी डायरेक्टर से खरीदे और कल को खराबी निकले तो भी डायरेक्टर मुजरिम बने। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर, कि डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, कोई मफाद है। तो फिर लॉ ने डायरेक्टर को 2 एहतियातें बताई हैं। उन्होंने कहा जब इस तरह की सिचुएशन आए तो 2 काम करने।
नंबर 1, जब भी कोई ट्रांजैक्शन ऐसी होने लगी है जिसमें तुम्हारा कोई ताल्लुक है, जरूरी नहीं कि तुम्हारा कोई प्रॉफिट हो, तुम्हारा कोई ताल्लुक हो, सबसे पहले तो खुल के बता दो कि इस वाली ट्रांजैक्शन में, ये वाले मामले में मैं इन्वॉल्व हूँ। अगर आपके भाई के साथ ट्रांजैक्शन होने जा रही है तो आप बता दो सबको कि भाई वो फलाना दुकानदार जिससे आप चीज उठा रहे हो ना, मेरा भाई है। क्लियरली बता दो, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि ये तो चोरी छुपे जो है वो सिलाई कढ़ाई के बिजनेस करता रहा, बाद में 61 अरब निकल आए। तो मतलब आप क्लियरली बताओ कि हाँ भाई वो मेरा है, वो मेरा बिजनेस है, उधर मेरा ताल्लुक है, वहां पे मेरा कोई कनेक्शन है। नंबर 2, जिस वक्त कंपनी वाले बैठ के तय कर रहे हो ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें या ना करें, आपने उस वक्त वोट नहीं करना। आपकी प्रेजेंस भी काउंट नहीं होगी उस मीटिंग में, आप साइड पे बैठे हुए होंगे, आप उस मामले पे यस या नो में वोट भी नहीं डाल सकते। तो अगर 6 डायरेक्टर बैठे हुए हैं, 5 नॉर्मल है और 1 का इंटरेस्ट है, और जिन्होंने बैठ के तय करना है कि फलाना कॉन्ट्रैक्ट करें या ना करें, तो इस डायरेक्टर को तो काउंट ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे मीटिंग में सब 5 बंदे बैठे हैं, ये 5 में से अगर 3 ने कह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? बोनस नहीं आएगा, बर्डन नहीं आएगा। कल को अगर वो काम खराब भी हुआ और डायरेक्टर से कहेंगे यार तुम्हारे भाई से हमने माल लिया था, बड़ा गलत माल निकला, कहेंगे यार मुझे बोलने तो देते मीटिंग में, मैं तो मना करना था और बताया नहीं था मैंने कि मेरा भाई है, इसीलिए तो कहा था कि मेरे भाई से चीज ले रहे हो, चौकन्ना हो जाओ। तो यानी कि अगर डायरेक्टर ने ओपनली सबको बता दिया कि वो मेरा भाई है, और उसके बाद उस भाई की सिलेक्शन के अंदर भी कोई किरदार नहीं अदा किया, कंपनी वालों ने खुद ही नफा नुकसान सोचा और उसके बाद उस डायरेक्टर के भाई को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो अब उस डायरेक्टर का इमेज बिल्कुल क्लियर है, उसने ट्रांसपेरेंटली हर चीज बता भी दी थी, और दूसरा उसने उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस भी नहीं किया, इवन वोट तक नहीं डाला इस डिसीजन की फेवर में कि मेरे भाई को चीज मिले। तो जो इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर है, इसके 2 सेफगार्ड्स हैं, 2 एहतियातें हैं। नंबर 1 डिस्क्लोज किया जाए और नंबर 2 वोट ना दिया जाए। इन्हीं 2 चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ रही है? यस सर। इंटरेस्ट शेयर होल्डर का भी तो हो सकता है, शेयर होल्डर का भी इंटरेस्ट हो सकता है। असल में शेयर होल्डर जो छोटा शेयर होल्डर है उसके इंटरेस्ट को हम इतना ज्यादा काउंट नहीं करते। एक बंदा जिसकी कंपनी में 1-2% शेयर है, हाँ, लेकिन ऐसे बंदे का इंटरेस्ट जो कंपनी की मैनेजमेंट में भी हो, ये खतरनाक है। भाई शेयर होल्डर अगर 3% का शेयर होल्डर, उसका एक इंटरेस्ट है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी के बड़ों ने अप्रूव करना है, तो वो इतना इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकता। तो हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं और तगड़ी पोजीशन पे हैं। तो हम कह रहे हैं उनका कोई इंटरेस्ट हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और अगर कोई बड़ा शेयर होल्डर है, अगर वो बड़ा शेयर होल्डर है, तो अगर वो इतना बड़ा शेयर होल्डर है तो डायरेक्टर होगा। जो इतना ज्यादा जज्बात रखता है तो वो लाजमी डायरेक्टर ही होगा। तो हमने ये कहा कि आपने डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज कब करना है, इसके ऊपर लॉ में काफी खिचड़ी पकाई है उन्होंने। आसान अल्फाज में आपने आने वाली डायरेक्टर्स मीटिंग में बताना है, बस। ये एक ही बात को किताब ने 3 दफा अलग अलग तरीके से किया। आपने क्या करना है? आने वाली डायरेक्टर मीटिंग में बताना है। रूल नंबर 1, अगर तो वो मीटिंग अभी आनी है जिस मीटिंग में ये कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव होना है, तो जिस मीटिंग के सामने ये कॉन्ट्रैक्ट रखा जाना है, उस मीटिंग में आपने उन लोगों को बताना है कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है। अगर मीटिंग ने अभी आना है, फर्स्ट करें मीटिंग कभी पहले हो गई थी, कॉन्ट्रैक्ट पहले से चला आ रहा है, आपका अचानक से इंटरेस्ट बना है, आपके भाई ने अभी 2 दिन पहले कंपनी खरीद ली है वो वाली, तो जिस वक्त अप्रूवल हुआ था उस वक्त आपका इंटरेस्ट नहीं था, अब आपका इंटरेस्ट बन गया, तो कब बताएं? आने वाली वेरी नेक्स्ट। तीसरा केस, कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हुआ लेकिन डायरेक्टर्स के सामने नहीं लाया गया, डायरेक्टर्स के लेवल पे अप्रूव नहीं होना था, फर्स्ट एम्प्लॉइज लेवल पे अप्रूव होना था, और हो गया अप्रूव, और आपको पता है उसमें मेरा इंटरेस्ट है। आप चाह रहे हैं सारे डायरेक्टर्स को बताएं, फोन करके बताएंगे, मीटिंग में बताएंगे, कौन सी? आने वाली। तो टेक्निकली ये वेरी नेक्स्ट आने वाली बोर्ड मीटिंग है जिसमें बताया जाएगा। एक दफा किताब के अल्फाज देख लेते हैं। किताब ने कहा अगर तो ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट डायरेक्टर की अप्रूवल से होना है, यानी कि डायरेक्टर्स की अप्रूवल इस पे चाहिए, तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ डायरेक्टर इन विच डिस्कशन इज स्टार्ट, या तो उसमें बता दें, या फर्स्ट करें इफ डायरेक्टर वाज नॉट इंटरेस्टेड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिस्कशन, अगर उस वक्त तक इसका कोई ताल्लुक नहीं था, बाद में बन गया है, तो आफ्टर फर्स्ट मीटिंग आफ्टर ही बिकम्स सो इंटरेस्टेड। तो अगर तो मीटिंग अभी होनी है जिसमें डिस्कशन होनी है, उस मीटिंग में बता दे। डिस्कशन पहले कभी हो गई है, आप अब इंटरेस्टेड हुए हैं, तो वेरी नेक्स्ट आने वाली मीटिंग में बता दें।
दूसरा, इफ ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्टर अप्रूवल, तो फिर आप बताएं एट फर्स्ट मीटिंग हेल्ड आफ्टर ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड। अगर डायरेक्टर की अप्रूवल नहीं चाहिए, किसी और जगह पे किसी और तरीके से अप्रूव हो गई है, तो जैसे ही डायरेक्टर की आने वाली मीटिंग है आप उसमें बताएं कि मेरा इंटरेस्ट है। तीनों बातें समझ आ रही जी? सर अगर आने वाली मीटिंग में बताना था, ठीक है, अगर हमने अब ट्रांजैक्शन कर ली और आने वाली मीटिंग तक नुकसान हो गया, ठीक है, लॉ को लगता है कि कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। पब्लिक कंपनी में हर क्वार्टर में एक दफा डायरेक्टर मीटिंग होना लाजमी है। तो उन्होंने ये कह दिया कि ठीक है जी, अगर तो वो हो चुका हुआ है पहले और आप बाद में इंटरेस्टेड हुए हैं, तो अगर आप अभी अचानक से इंटरेस्टेड हुए हैं तो आपको फायदा पहुंचते पहुंचते भी टाइम लग जाएगा। तो उन्होंने कहा जैसे ही इमीडिएट नेक्स्ट मीटिंग आ रही है आपने उसमें बता देना है। तो ये लॉ ने जब डायरेक्टर को छूट दे दी तो लॉ को लगता है कि इतना काफी है। अब अगर कोई नुकसान फायदा हो गया तो डायरेक्टर को कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा कानून में लिखा था जब इंटरेस्टेड हो आने वाली मीटिंग का इंतजार करना, मीटिंग में बता देना, मैंने मीटिंग में बता दिया जी। ये एक वीक पॉइंट है। एक नहीं, लॉ में तो बहुत सारे वीक पॉइंट्स हैं। मतलब वही बात है कि इवन मतलब हम कहते हैं कि डायरेक्टर मीटिंग में वोट नहीं करेगा, क्या डायरेक्टर गायब हो जाएगा दुनिया से? क्या डायरेक्टर अपने दोस्तों को मीटिंग से पहले कॉल करके नहीं कह सकता यार मेरा भाई है, बस तुम लोगों ने उसी को अप्रूव करना है? क्या मीटिंग में बैठ के आंखों से इशारा नहीं कर सकता? डायरेक्टर की मौजूदगी में क्या बाकी डायरेक्टर्स डायरेक्टर का हया नहीं करेंगे? तो कमजोरियां तो बहुत हैं, हर सेक्शन में बहुत सारे लूप होल्स हैं और इन्हीं लूप होल्स का फायदा उठाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह, और वो फिर लोगों को बताते हैं कि जी ये ऐसे करो, ये काम ऐसे करो, यहाँ ये गुंजाइश मौजूद है, यहाँ ये गुंजाइश मौजूद है। तो फिर कॉर्पोरेट लॉ के एडवाइजर जो है वो कंपनियों को ऐसे ऐसे तरीके बता देते हैं कि उससे कानून भी पूरा हो जाता है और बाद में बन जाता है। जैसे ये टैक्स में पहले दिन ही आपको सिखा दिया जाता है अवॉइडेंस अलग चीज है, एवेजन अलग चीज है। तो वो आपको खुद बता देते हैं कानून में लूप होल है, लूप होल को गोल घुमा घूम के आप टैक्स बचा सकते हैं और कानून बगैर तो है। तो अनफॉर्चुनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट कानून पढ़ता ही इस नीयत से, तो ठीक है भाई सादा तरीके से तो और कोई कमा सकता है, अच्छा कब कमाएंगे जब कोई डिफरेंट तरीके से आएंगे। तो ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट देखते हैं कि कहाँ क्या क्या गुंजाइशें हैं, वो सजेस्ट कर रहे होते हैं। तो अक्सर लॉज में बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ इस वक्त लॉ पढ़ना है, अदरवाइज हम दुखी होना चाहें तो तकरीबन हर लॉ के अंदर बहुत सारी ऐसी शिकें हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि लॉजिकल नहीं है। बस ये सोच लेते हैं कि कानून अंधा है, उसको बेचारे को नजर भी नहीं आता, जो उसे समझ आया उसने कर दिया। क्या ये बात समझ आई? देन जनरल नोटिस। कभी कभी क्या होता है, एक कंपनी में आपकी शेयर होल्डिंग है और मतलब कंपनी का एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर के 30% शेयर हैं कंपनी में। उस कंपनी से जब भी डील करते हैं हमेशा डायरेक्टर इंटरेस्टेड होता है। इसी तरह से दूसरी कंपनी का एक नुमाइंदा हमारी कंपनी में बैठा हुआ है और हम दूसरी कंपनी की जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे वो नुमाइंदा तो हमेशा इंटरेस्टेड होगा। हमारी इन्वेस्टर कंपनी ने हमारी कंपनी के ऊपर बोर्ड पे डायरेक्टर बिठाया हुआ है। अब जब भी हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट डील करेंगे जो हमारी इन्वेस्टर कंपनी से रिलेटेड होगा, ये डायरेक्टर तो बैठे बैठे इंटरेस्टेड हो जाया करेगा। और अगर हम साल में कुछ 100 ट्रांजैक्शंस करते हो तो ये गरीब तो नोटिस दे दे के हशर हो जाएगा इसका। उन्हें कहा ना जैसे ही मामला हो, जिस मीटिंग में डिस्कस होना हो उसमें नोटिस दो, नहीं तो फौरन बाद नोटिस दे दो। तो ऐसे में एक जनरल नोटिस का कॉन्सेप्ट लॉ ने दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी जगह एक डायरेक्टर का अपनी ओनरशिप या इस वजह से एक परमानेंट इंटरेस्ट है किसी इदारे में, तो वो एक काम करे, फाइनेंशियल ईयर में एक नोटिस दे दे और वो एक नोटिस पूरे फाइनेंशियल ईयर तक वैलिड रहेगा। वो एक नोटिस दे दे कि इस कंपनी से जब भी मामला होगा ना मैं हमेशा इंटरेस्टेड काउंट दूंगा, बस आपने हमेशा मुझे इंटरेस्टेड काउंट करना है। जब साल पूरा होने वाला हो तो उस नोटिस को रिवाइज करे, फिर एक साल के लिए जिंदा हो जाएगा नोटिस। रादर देन बार बार नोटिस दे, वो एक नोटिस देगा। अंग्रेजी देखते हैं। इंस्टेड मेकिंग अ डिस्क्लोजर ऑन ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस, डायरेक्टर में गिव अ जनरल नोटिस रिगार्डिंग हिज डायरेक्टरशिप इन अदर बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप्स इन फर्म। कि मैं उस कंपनी में डायरेक्टर हूं, मैं उस कंपनी उस फर्म में पार्टनर हूं, तो एक ही दफा बता दे कि हाँ भाई मैं उसमें पार्टनर हूं। सच नोटिस शुड बी गिवन एट डायरेक्टर्स मीटिंग और डायरेक्टर में टेक प्रॉपर स्टेप्स टू इंश्योर दैट नोटिस इज रीड बाय अदर डायरेक्टर। या तो डायरेक्टर की मीटिंग में नोटिस दे, या अगर उसने बाद में भी नोटिस दिया तो इंश्योर करे कि ये नोटिस तमाम डायरेक्टर्स तक पहुंच गया। जनरल नोटिस शैल एक्सपायर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच इट इज गिवन। जिस ईयर में दिया था, जिस फाइनेंशियल ईयर में दिया था, वो जब खत्म होगा एक्सपायर हो जाएगा। एंड मे बी रिन्यूड बाय फ्रेश नोटिस इन लास्ट मंथ ऑफ
एक्सपायरी। जिस मंथ में जून में वो एक्सपायर होने लगा है, आप उस मंथ में एक दोबारा रिवाइज नोटिस दे दें, वो अगले साल तक चलता रहेगा। तो ये डायरेक्टर का अगर इंटरेस्ट हो तो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। बात समझ आई जी? सर जो नॉमिनी डायरेक्टर होता है क्रेडिटर्स का, वो तो नहीं इसमें फॉल करेगा क्योंकि पहले ही पता होता है कि उन्होंने ये नॉमिनेट करके भेजा। डायरेक्टर का मतलब एनी पर्सन ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम, तो फिर उसको तो डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ेगा ना, अगर उसी क्रेडिटर के साथ अगर उनकी तरफ से आया है तो इसका मतलब है वो उनका नुमाइंदा है, तो एक दफा नोटिस दे दे, साल तक के लिए खत्म हो जाएगा। पॉइंट यही है कि जब हम डायरेक्टर बोलते हैं ना तो इसका मतलब होता है सारे डायरेक्टर। सर क्या वो भी वोट नहीं कर पाएगा? अगेन हर वो शख्स जो कि इस उसमें आ रहा है उस पर दोनों रूल अप्लाई कर रहे हैं। नंबर 1 डिस्क्लोज करें, नंबर 2 वो वोट नहीं कर। सर वोट ही नहीं कर सकता तो फिर बोर्ड में बिठाने का फायदा? देखिए बोर्ड में बिठाने का ये मकसद नहीं था कि उस कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन अप्रूव, और भी तो कई होती है। बोर्ड में बिठाने का मकसद ये था कि कंपनी की कंट्रोल हो और कंपनी को गलत फैसले करने से रोक सके अपने बोर्ड के थ्रू। तो उसको बोर्ड में बिठाने का ये मकसद नहीं था कि हमारे वाले को अप्रूव करे। और अगेन जिसका परमानेंट इंटरेस्ट है उसको तुमने कह दिया तुमने आप एक परमानेंट नोटिस दे देना है। क्लियर? अब वोट नहीं करेगा, वोट नहीं करेगा कि 2 एक्सेप्शन है। रूल क्या है? वो मीटिंग में वोट नहीं करेगा, लेकिन 2 केसेस में वो वोट कर सकता है। 2 केसेस में। वो 2 केस कौन से हैं? पहले को मैं कहता हूं अखीर प्राइवेट कंपनी, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी होल्डिंग या सब्सिडरी में भी पब्लिक कंपनी ना हो। एक ऐसी कंपनी जो खुद भी प्राइवेट है, जिसके अब्बा जी भी प्राइवेट है, जिसके बेटा जी भी प्राइवेट है, यानी उसका दूर दूर तक पब्लिक से कोई ताल्लुक नहीं है। कंपनी खुद भी प्राइवेट है, अगर कोई होल्डिंग हुई तो वो भी प्राइवेट है, अगर कोई सब्सिडरी हुई वो भी प्राइवेट है। तो जो इस तरह की कंपनियां होती है ना जो बहुत ही प्राइवेट होती हैं, एससीसीपी क्या चाहता है? एससीसीपी चाहता है वो कंपनी जिसमें हजारों शेयर होल्डर्स हो, हम उनके मफाद बचा लें। एक कंपनी है ही 3 दोस्तों की प्राइवेट कंपनी, उनकी होल्डिंग एक कंपनी है, वो एक फैमिली है, मियां बीवी और देवर मिलकर कंपनी चला रहे हैं। उनकी सब्सिडरी कंपनी है, 2 भाई मिलकर चला रहे हैं। तो टेक्निकली ऐसी कंपनियां जो रिश्तेदार चला रहे होते हैं, उन कंपनियों की ज्यादातर ट्रांजैक्शंस तो आपस में ही हो रही होती हैं। ये कंपनियां क्या करती हैं? बड़ा मजे का काम करती हैं। ये कंपनियां अपने तमाम जो इनके बानी होते हैं उन सबको डायरेक्टर बना देते हैं, फिर उन सबकी तनख्वाहें लगा देते हैं। तो वो कंपनी का जो प्रॉफिट बन सकता था उस प्रॉफिट को कम कर दिया जाता है। वो जो अपने प्रॉफिट के ऊपर 32% 33% टैक्स देते हैं कॉर्पोरेट वाला, वो उसमें से एक अच्छी खासी अमाउंट उठा के सैलरियों में डाल देते हैं और सैलरी के रेट पे टैक्स करवा देते हैं। तो ऐसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो कि फैमिली कंपनी हो, उसके खर्चों में से आधे खर्चे होते हैं उन्हीं लोगों के खर्चे। उनके घरों के बिल कंपनी भर रही है, उनकी गाड़ियों में पेट्रोल कंपनी डाल रही है, कंपनी में खर्च, उनके फॉरेन कंट्री के विजिट्स कंपनी, क्योंकि हमारे डायरेक्टर्स को हमने फॉरेन ट्रिप पे भेजा उन्हें मोटिवेट करने के लिए ताकि आए और दोबारा अच्छे तरीके से काम करें। तो टेक्निकली जो इस तरह की प्राइवेट कंपनियां उसमें मजाक चल रहा होता है। तो ऐसे में वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारें, वो अपना खुद खर्चा करें, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट आपस में करें, वो मतलब सारा का सारा उन्हीं के ही आपस में रिलेटेड पार्टी कंसर्न चल रहे हो, लोगों को कोई मसला नहीं है। तो लॉ ने कह दिया कि भाई ये जो ये वोट ना करने वाली एक्सेप्शन है ना, वोट नहीं करेंगे आप, ये जो ये रूल है इसमें एक्सक्लूड हो जाएगी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका दूर दूर तक पब्लिक से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर पब्लिक से ताल्लुक है तो फिर हम कहेंगे नहीं, फिर ऐसा वाला काम डिस्क्लोजर अभी भी देना, डिस्क्लोजर अभी भी देना, बिल्कुल सही पहचाना। ये वोट करने की एक्सेप्शन है, वोट ना करने की। तो ये एक्सेप्शन समझ आई पहली। दूसरी बड़े मजे की एक्सेप्शन होती है जिसमें एक इंडेमनिटी का एक रिलेशन बन जाता है। कंपनी किसी जगह लोन लेने जाती है, जब लोन लेने जाती है तो वो बैंक कहता है कि हम आपको लोन दें, अगर आप भाग गए तो क्या होगा। उन्होंने कहा जी आप तो वो है वर्चुअल इदारा है, मतलब एक वर्चुअल सेटअप है ना, कंपनी की फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी लोन लेने जा रही है तो वो कहते हैं कि एक काम करें, आप अपने डायरेक्टर से कहें वो पर्सनल गारंटी दे दें, अगर आप भाग गए हम उनसे पैसे रिकवर कर दें। अब अगर कंपनी वाकई लोन ले और मुकर जाए या डिफॉल्ट कर जाए तो किसको देने पड़ेंगे पैसे? डायरेक्टर। और डायरेक्टर पैसे देने के बाद किससे मांगेगा? कंपनी से, कि देखिए आपकी वजह से मुझे देने पड़े। तो अगर एक कंपनी के साथ डायरेक्टर का ये ताल्लुक हो, ये अरेंजमेंट हो, ये कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा हो कि देखो तुम हमारे श्योरिटी बन जाओ, अगर तुम्हें हमारी वजह से नुकसान पहुंच गया हम तुम्हें पे कर देंगे, अगर तुम्हें
हमारी वजह से नुकसान पहुंच गया, हम तुम्हें पे कर देंगे। तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें डायरेक्टर 100% इंटरेस्टेड है, डायरेक्टर के साथ ही हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन है, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में एक डायरेक्टर को हम जुल्म से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लॉ ने कहा कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में ये इजाजत है कि वो डायरेक्टर भले इंटरेस्टेड हो, वो वोट कर सकता है उस फैसले को। बात समझ आई? डायरेक्टर बना हमारा श्योरिटी, उसने कह दिया जी ये भागेंगे मैं पैसे दूंगा, और उसे पैसे देने पड़ जाए, तो फिर कंपनी का ही उसके साथ ये एग्रीमेंट कि तुम्हें हमारी वजह से पैसे भरने पड़े तो हम तुम्हें कंपनसेट करेंगे, ये वाला एग्रीमेंट है तो इंटरेस्ट की डेफिनेशन में, लेकिन इस एग्रीमेंट में वो डायरेक्टर आके अगर वोट करना चाहे तो वो वोट कर सकता है, उसको कोई मना नहीं। कंपनी ने कंपनसेट ही करना था, उनको ही कर देते, जिनको डायरेक्टर ने कंपनी ने अगर कंपनसेट करना था तो उन्हीं को कर देते। असल में बात ये है कि उधर तो कंपनी ने डिफॉल्ट किया और उन्होंने भी काम आसान नहीं रखा भाई। अब उनके पास सिक्योरिटियां भी होती हैं, अगर उन्होंने अपना लॉस पूरा ही करना था सिक्योरिटी बेच लेते, डायरेक्टर से पैसे क्यों लिए? हर कोई अपनी आसानी चाहता है कि चलो ठीक है, सामने डायरेक्टर से कहा यार देखो तुम्हारी कंपनी ने क्या किया होगा सर, वो कंपनी में बड़ा टाइम चल रहा है, अच्छा आप एक काम करें मेरे से पैसे पकड़े, मैं कंपनी से बाद में वसूल कर लूंगा। तो कंपनी पैसे देगी लेकिन देगी भी बाद में। तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं बैंक कोशिश करेगा आसान ऑप्शन की तरफ, इवन उसको एसेट भी ना बेचने पड़े। फिर मजे की बात क्या है, फिर एक रूल है कि जब इसने कंपनसेट कर दिया कंपनी को, मतलब इसने लोन पे कर दिया बैंक का, तो बैंक वो सिक्योरिटी जो बैंक के पास रखी हुई थी वो उस डायरेक्टर के हवाले कर देगा। अब डायरेक्टर के पास वो सारे इख्तियार आ गए जो बैंक के पास है। अगर कंपनी डायरेक्टर को कंपनसेट नहीं करेगी तो डायरेक्टर ये एसेट्स बेचेगा। तो ये एक एडिशनल एक सिक्योरिटी की लेयर होती है कि चलो ठीक है, एक इंसान की गारंटी बीच में डाल ली जाए, कि इंसान की गारंटी बीच में डालने से कंपनी को पकड़ना या रिकवर करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। सर बैंक सिक्योरिटी और गारंटी दोनों जी, बैंक बड़े चालाक होता है। असल में सिक्योरिटी से बैंक सिक्योर हो जाता है, लेकिन बैंक की ख्वाहिश नहीं होती सिक्योरिटी बेचना, वो इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते। उनको इससे कोई शौक नहीं है कि वो जाके नीलामी करवाएं, चीजें बेचें, लोग आए उनसे पैसे लें और उस पैसे से अपना नुकसान पूरा करें। उनको है कि यार बस हमारे पैसे हमारे पास वापस आ जाएं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं चीजें। और चीजें बेचने के बाद जो सरप्लस होगा वो भी वापस करना पड़ेगा बैंक को, असल में लोग तो वो कोशिश करते हैं कि इस गड़बड़ में ना पड़े। एक बैंक को ऑडिट करने गए तो उनको हमने कहा कि जी आप लोग इतनी गाड़ियां किस्तों पे देते हैं और इतने मसलों मसाइल, और जाहिर है लोग डिफॉल्ट करते हैं। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग डिफॉल्ट करते हैं। हमने कहा हैरत है आपके लीगल केसेस में नजर नहीं आ रहा है कोई केस। उन्होंने कहा नहीं, हम मतलब ना हम शरीफ लोग हैं, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, अगर कोई हमारे पैसे लेके भाग जाए हम उस पर लीगल केस नहीं करते। समझा? हम एकदम से कि आज के दौर में कौन ऐसा कहा आप लीगल केस नहीं करते? उन्होंने कहा लीगल केस नहीं करते, बंदा उठवा लेंगे। इतनी खामोशी से, इतने मतलब तहम्मुल से उस बंदे ने जुमला कहा बैंक के कि हम मतलब केस नहीं करते, लीगल केस के चक्कर में नहीं पड़ते, हम बंदा उठा लेते हैं। तो मतलब तो बैंक तो जालिम है ना, उसने तो अपनी रिकवरी करनी है जैसे तैसे, लेकिन अक्सर बैंक लीगल कार्रवाई में नहीं पड़ते। वो कहते हैं ये लंबा काम है, वो यूज करते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। पता नहीं आपने टेक्स्ट में पढ़ा है इसके बारे में? स्पेशल पर्पस व्हीकल यूज करते हैं। कुछ एंटिटीज बनाई हुई होती हैं, गुरु कुछ एंटिटीज बनाई हुई होती हैं जिन एंटिटी से वही वाले काम करवा लेते हैं। इनको फैक्टर कंपनी भी कहते हैं। जब बहुत ज्यादा प्यार भरी इंग्लिश जबान में हमने देखना हो तो ये फैक्टर कंपनी कहलाती है। टैक्स ने भी बड़ा मोहतरम तरीके से उसको स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया, एक ऐसी गाड़ी जो कि खास मकसद के लिए। बात समझ आई? अब अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं? इफ डायरेक्टर हैज एक्टेड एज श्योरिटी, अगर डायरेक्टर ने श्योरिटी के तौर पे काम किया है, ऑफ कंपनी की श्योरिटी के तौर पे काम किया, एंड द रेजोल्यूशन रिलेट्स टू इंडेमनिफिकेशन, और ये रेजोल्यूशन इसका ताल्लुक है इंडेमनिटी से। इंडेमनिटी कहते हैं नुकसान की भरपाई करना, और इंश्योरेंस कवरेज ऑफ डेट डायरेक्टर। डायरेक्टर ने कंपनी की श्योरिटी के तौर पे काम किया है, और ये जिस रेजोल्यूशन का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र कर रहे हैं, दैट रिलेट्स टू इंडेमनिटी या इंश्योरेंस ऑफ दैट डायरेक्टर अगेंस्ट एनी लॉस, कोई भी ऐसा लॉस जो कि इनकर्ड बाय डायरेक्टर हो, जो डायरेक्टर को इनकर करना पड़े। क्यों? फॉर बिकमिंग श्योरिटी ऑफ, तो कंपनी का श्योरिटी बनने की वजह से अगर डायरेक्टर को कोई नुकसान भरना पड़ा और उस नुकसान की भरपाई करने का जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में डायरेक्टर इज अलाउड कि वो वोट कर सकता है। अगर मैं कहूं हमारी किताब का सबसे टेक्निकल चैप्टर तो शायद यही है। यस, सबसे टेक्निकल चैप्टर। हमने इसीलिए इसको तोड़ के जरा समझ के किया। एक तो डेफिनेशन अच्छी खासी टेक्निकल है एसोसिएटेड कंपनी की, फिर रिलेटेड पार्टी का जो ट्रांजैक्शन उसमें, और फिर ये एक दो एक्सेप्शन। तो ये
इसलिए जो है ना मतलब इस चैप्टर की वजह से ये वाला पोर्शन थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है कि ये थोड़ा जरा ज्यादा टेक्निकल है, लेकिन वंस टेक्निकल चीज समझ आ गई, समझना सब है लेकिन याद भी कर लेना है, क्योंकि पेपर में कई दफा याददाश्त ज्यादा जरूरी होती है कंपनी लॉ में अक्लमंदी की बजाय। तो लॉजिकल बच्चा थोड़ा सा पीछे रह जाता है और रट्टे वाला बच्चा थोड़ा सा आगे आ जाता है। तो रट्टा मारने की आदत नहीं भी है तो थोड़ी सी कोशिश करें, उसका मैंने बेस्ट तरीका बताया है कि आप लिखें, अपने लिखे हुए से याद करें, 1 दफा याद करें, 2 दफा याद करें, 3 दफा याद करें। खैर ये बात समझ आई। हम ये कह रहे हैं कंपनी शैल ओनली इंश्योर liability arises out of a transaction validly approved by board or members of the कंपनी सिर्फ उसी जगह पे नुकसान को भरपाई करेगी जो एक प्रॉपर अप्रूव्ड ट्रांजैक्शन है। एक चीज जो अप्रूव ही नहीं हुई थी तो उसमें क्यों भाई साहब जाके वहां पे वो उनको पैसे दे आए जीरो, ठीक है। तो जो प्रॉपर अप्रूव्ड ट्रांजैक्शन है उसकी बात होगी। यहाँ से कोई सवाल था? जी सर। जी सर लिस्टेड कंपनी 3 ही मेंबर्स हैं उसके, ठीक है, और कोई ट्रांजैक्शन होता है अब तीनों का इंटरेस्ट है, मतलब ठीक है, लिस्टेड कंपनी है, ट्रांजैक्शन है, तीनों का इंटरेस्ट है, रिश्तेदारी वगैरह है। ठीक है जी। अब आते हैं फॉर लिस्टेड कंपनी he shall not be present at board of director meeting in which matter involving his material personal interest is being considered। अब लिस्टेड कंपनी में तो हमने कहा कि अगर एक लिस्टेड कंपनी में एक डायरेक्टर का इंटरेस्ट है ना, अभी तक तो हम कहते हैं ना बैठा रहे, खामोश रहे, बोलना नहीं है, तो मैंने कहा चलो आंखों से इशारा कर देगा। लिस्टेड में मीटिंग से वॉकआउट कर देगा, तो फिर तीनों ही वॉकआउट अब कर देंगे, तीनों ही मीटिंग से आउट हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं। नहीं यहाँ नहीं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में था कि अगर एक ऐसा मामला हो जिसमें मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो तो फिर वो कैसे होगा? मेंबर्स की स्पेशल रेजोल्यूशन से। और अगर मेंबर ही वो 3 है और उन तीनों ने स्पेशल रेजोल्यूशन दे दी तो ठीक है, सही है। मतलब हमें था कि अगर ज्यादा मेंबर्स हुए तो उनका नुकसान ना हो जाए, वही मेंबर्स हैं, वही डायरेक्टर्स हैं, फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर तो कंपनी उन्हीं की है। फिर हम बचा किसको रहे? ठीक है, मतलब यही 3 लोग हैं, नुकसान किनको होना था? मेंबर्स को, इन्होंने ही ओके कर दिया। तो इसलिए वो लिस्टेड कंपनी के केस में मीटिंग से वॉकआउट कर जाएगा। ओवर द अप्रूवल ऑफ मैटर जिसमें वो इंटरेस्टेड है, डायरेक्टर ना तो डिस्कशन में हिस्सा लेगा ना वोट कर सकेगा, जो नॉर्मल रूल है, इवन कोरम में भी काउंट नहीं होगा। तो लिस्टेड में सिरे से वॉकआउट कर जाएंगे और बाकी जगह कोरम में कार्ड काउंट नहीं होंगे, आप वोट भी नहीं कर सकते। डन। तो ये इंटरेस्टेड डायरेक्टर है। अगर कोई और ऑफिसर भी इंटरेस्टेड हुआ, याद है आपने तो अदर ऑफिसर्स भी पढ़े हुए हैं, चेयरमैन और इस तरह से करके, वो कहते हैं कोई भी और ऑफिसर जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंसर्न्ड या इंटरेस्टेड होगा उसे चाहिए कि वो डिस्क्लोज करे नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट और प्रायर अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स ले रहे। यानी उसके जिम्मे सिर्फ ये है कि वो डायरेक्टर्स को बता दे कि मेरा इंटरेस्ट है और डायरेक्टर से पूछ ले कि आपको कोई मसला तो नहीं। अगर डायरेक्टर का कोई मसला नहीं तो फिर वो ट्रांजैक्शन वैलिड होगी। तो डायरेक्टर्स के केस में रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अदर ऑफिसर्स ने सिर्फ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करके उनसे इजाजत ले लेनी है कि आपको कोई मसला तो नहीं, अगर उन्हें कोई मसला नहीं तो कहानी आसान है, जब मर्जी डिस्क्लोज कर सकते हैं, मतलब हाँ। अब इसमें कोई बहुत ज्यादा उस तरह से नहीं, यानी कि जब भी उसका इंटरेस्ट होगा डिस्क्लोज कर दे, लेकिन बहुत ज्यादा लॉ ने लंबी चौड़ी टाइमिंग और इस तरह की चीजें नहीं डिफाइन की। डन। तो चैप्टर नंबर 10 इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर और इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोजर, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर की। तो इस जोन का जो सबसे ट्रिकी चैप्टर था वो हमने कवर कर लिया। प्रोस्पेक्टस में सिर्फ डेट्स की जो कहानी है वो उसमें थोड़ी सी साइंस है, अदरवाइज जो बाकी 2 चैप्टर्स हैं वो उतने तकलीफ दे नहीं है जितना तकलीफ दे है। तो टेस्ट किस चीज का होगा? चैप्टर 10 है बस पिछला वो डायरेक्टर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, वो एनुअल रिटर्न हो गया था। यस सर। तो 10 और 11 का अगर हो जाए तो कैसा है? नहीं, खाली 10 का करना है, खाली 10 का करना है। असल में वो 9 और 11 का मैक्सिमम तो हो चुका है, ठीक है। फिर 10 अकेले 10 के साथ डायरेक्टर रिपोर्ट जोड़ लेते हैं। और अगर मैं पहले से ही बता दूंगा मैं डायरेक्टर रिपोर्ट दूंगा तो भी मुझे कोई खौफ नहीं है, क्योंकि वो उसको मतलब याद करना, वो पेज मैंने कल भी कहा था, मुझे लेक्चर के कल भी किसी भाई ने मुझे याद किया था, तो मैं कहा था अगर लेक्चर के मिड में या स्टार्ट के आसपास बताएं तो मैं फिर वो इनको टाइम से कह सकूं और ये नीचे से प्रिंट ला के फोटोकॉपी क्लास में दे सके। कल भी कल आपने बस कल से पुरा देना, नेक्स्ट वर्किंग डे आपने कह देना, ठीक है जी। तो मंडे को एक खूबसूरत सा टेस्ट और हमेशा की तरह सैटरडे से जो है बेजारी का ऐलान। डायरेक्टर कब इंटरेस्टेड होता है? रिलेटिव्स डायरेक्टर इंटरेस्टेड कब होता है? इंतहाई खूबसूरत बात है कि लॉ ने बिल्कुल नहीं बताया कि डायरेक्टर इंटरेस्टेड कब होता है। मतलब वर्ड इंटरेस्ट को डिफाइन नहीं किया। इंटरेस्ट तब होता है जब उसका अपना कोई बिजनेस हो, उसके किसी रिलेटिव का कोई बिजनेस हो,
उस बिजनेस की इनकम से उसका कोई ना कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड। रिलेटिव्स की डेफिनेशन वही रहेगी। ठीक है जी। यानी उसने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो यानी कि जस्ट भी ट्रांजैक्शन का मटेरियल रुपए पैसे का फायदा डायरेक्टर तक पहुंच